प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यानों में हम वैदिक युग की हिंदी कविताओं की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहती हूँ कि वैदिक युग की जो विशेषता थी अगली वो थी खड़ी बोली काव्य का विकास। वैदिक युग में खड़ी बोली को काव्य के क्षेत्र में पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इसका श्रेय पंडित श्रीधर पाठक को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली में सरस और सुंदर काव्य रचना करके खड़ी बोली को एक सशक्त काव्य भाषा बनाने की संभावना के द्वार खोल दिए। श्रीधर पाठक अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ के दो लघु प्रबंध हर्मिट और ट्रेवलर का क्रमशः एकांतवासी योगी और शांत पथिक शीर्षक से खड़ी बोली में अनुवाद करके खड़ी बोली में प्रबंध शैली की नींव डाली। खड़ी बोली काव्य के विकास हेतु पाठक जी ने लय, स्वर, ताल आदि के नए नए प्रयोग किए थे। उनका छंद विधान और वाक्य विन्यास खड़ी बोली के प्रकृति के अनुरूप था। उन्होंने खड़ी बोली में 3 प्रवृत्तियों को जन्म दिया। एक तो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति, दूसरी प्रकृति प्रेम और तीसरी शोक गीत। ये तीनों प्रवृत्तियां छायावादी कविता में विकसित हुई। इन्हीं के आधार पर पाठक जी को छायावादी काव्य का जनक माना जाता है। पाठक जी ने अंग्रेजी के रोमांटिक कवि गोल्डस्मिथ के काव्यों को खड़ी बोली में अनुवाद करके स्वच्छंदतावाद को अपनाया और कालिदास के ऋतु संहार का ब्रिज भाषा में अनुवाद करके प्रकृति प्रेम की प्रवृत्ति को हिंदी में अवतरित कर दिया। निष्कर्ष ये है कि पाठक जी ने खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित किया। धीरे धीरे यह बोली आगे बढ़ती गई और सभी कवियों ने इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह वैदिक काल में श्रीधर पाठक जी द्वारा काम में ली गई या उनके द्वारा जो निर्देश हुआ, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन हुआ, उस आधार पर खड़ी बोली काव्य की भाषा बनने के लिए तैयार हुई। इस काल की अगली विशेषता है काव्य में राष्ट्रीय भावना का स्वर या राजनीतिक चेतना। वैदिक युग की काव्यधारा के विकास पर उस युग की राजनीतिक चेतना, सामाजिक अवस्था और धार्मिक स्थिति का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। यह युग के साहित्य में राजनीतिक चेतना का स्वर अधिक मुखरित हुआ। इस युग की कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रमुख विषय बना लिया। इस युग के समय कांग्रेस धीरे धीरे प्रार्थना और नरम नीति छोड़ने लगी थी। देश की स्वतंत्रता के लिए यह बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ होने वाला था। इसलिए कांग्रेस मध्यम वर्ग को साथ लेकर चलने लगी। उधर बंग भंग के पश्चात स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव हो रहा था और इटली के स्वतंत्रता युद्ध, रूस का जापान युद्ध और जापान की विजय, आयरलैंड के होम रूल इत्यादि घटनाओं ने भारतीय राजनीति में एक नवीन युगांतर उपस्थित किया। इन परिवर्तनों का तत्कालीन काव्यधारा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। देश प्रेम कविता का मुख्य विषय हो गया और नवीन शिक्षा के प्रसार से इस पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन में शिक्षित भारतीय जनता में नया उत्साह उत्पन्न हुआ। इस काल की कविताओं से स्वतंत्र होने की जो प्रेरणा मिली और इस नवीन प्रेरणा से लोगों ने स्वतंत्रता की दिशा में सोचना प्रारंभ किया। इस काव्यधारा में राजनीतिक चेतना से देश के प्रति प्रेम और आदर जैसे
भाव जगे और देश के प्राचीन गौरव और संस्कृति की महानता का वर्णन आदि भावनाएं इस युग की कविता में विकसित हुई। इस युग की जो अन्य विशेषता है, नारी के संबंध में दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया था। द्वितीय युग में सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। अपूर्व युग के वाद विवाद, आलोचना प्रत्यालोचना तथा ठोस सामाजिक उत्थान करने की भावना ले लिया और स्त्री शिक्षा आदि आश्चर्यजनक वस्तु नहीं रह गई थी। मानवता के प्रति एक नया दृष्टिकोण आविर्भूत हुआ। मनुष्य के रूप में देखा गया और निरंतर शोषण के बीच जीवन यापन करने वाले अशिक्षित और श्रमिकों का जीवन अब हिंदी कवियों का प्रिय विषय बन गया। इस कारण मध्यम वर्ग में राजनीतिक चेतना का संचार और उनका राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ता हुआ प्रभाव ही था। साथ ही नारी के रूप को भी महानता प्रदान की गई। वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रही थी। श्रृंगारकालीन सामंती विलासिता का उपकरण मात्र समझे जाने वाली नारी अब नहीं रही थी। मैथिली शरण गुप्त की कविता में हमें नारी के महान स्वरूप के दर्शन होने लगे थे। इस समय की अगली विशेषता है बौद्धिकता का प्राधान्य। द्वितीय युग में शिक्षा के प्रसार और वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव बड़ा व्यापक पड़ा। वैसे तो आधुनिक काल के प्रारंभ से ही पुरातनता के प्रति विद्रोह सुनाई पड़ता है, किंतु द्वितीय युग में बुद्धिवाद का बोलबाला है। इसीलिए इस युग के हिंदी काव्यों में अवतारवाद की जो भावना है उसका भी विरोध दिखाई देता है। इस बुद्धिवाद का प्रभाव द्वितीय युगीन मानव जीवन पर व्यापक पड़ा। अब हम रूढ़िवादिता की गली सड़ी प्राचीन परंपराओं को छोड़ रहे थे, इसलिए दलित एवं निम्न वर्ग का भी उद्धार हो रहा था और रूढ़ि से दुष्ट माने जाने वाले पात्रों में भी नवीन मानव मूल्यों की स्थापना हो रही थी। कहने का मतलब ये है कि लोगों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से विचार करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए अलौकिक चरित्रों का वैज्ञानिक तार्किक कसौटी पर शुद्ध रूप न पाकर बहिष्कार हो रहा था। अलौकिक कृत्यों का भी मानवीकरण हो रहा था। द्वितीय युगीन काव्यधारा की राजनीतिक चेतना, सामाजिक अवस्था एवं धार्मिक स्थिति की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने से उस युग की काव्य स्थिति का आधार स्पष्ट हो जाता है और इसी आधार पर द्वितीय युगीन काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन पर हम विचार करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। द्वितीयकालीन युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि देशभक्ति और राष्ट्रीय जागरण का स्वर उद्दीप्त था। ये इस काल की बहुत ही सशक्त और मुख्य प्रवृत्ति है। भारतेंदु युग की तरह द्वितीय युगीन कविता की प्रधान भावना देशभक्ति रही है। हाँ, इतना जरूर है कि देशभक्ति की प्रवृत्तियों पर नवीन समय और नवीन कवियों की छाप पड़ी। कवियों की नवीन मनोदृष्टि के अनुसार पुरानी प्रवृत्तियां परिवर्तित हो गईं और ये परिवर्तन दिखाई भी देने लगा। कांग्रेस अब राष्ट्रीय संस्था के रूप में विकसित हो रही थी। देशभक्ति के क्षेत्र में प्राचीन हिंदू इतिहास और परंपरा का महत्व घट गया था। कवियों का ध्यान भी अतीत से अधिक वर्तमान की ओर लगा हुआ था और कांग्रेस मध्यम वर्ग के हाथ में चली गई। इसका स्वरूप मध्य वर्ग की राजनीतिक चेतना में देखने को मिलता है। इसलिए इस युग के कवि समस्त जनता, विद्यार्थी
मजदूर, स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्चे सभी को देश की स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए आत्म बलि कर देने के लिए प्रेरित करते हैं। कवियों का विशेष आग्रह सांप्रदायिक सामंजस्य और सदिच्छा में दिखाई देता है, क्योंकि भारत की उन्नति के लिए सभी जातियों का मेल होना आवश्यक था। रामनरेश त्रिपाठी में एकता का विशेष आग्रह है। वे देशवासियों को द्वेष भाव छोड़कर देश की सर्वतोन्मुखी उन्नति करने के लिए प्रेरणा देते हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति में आत्म बलिदान करने का महत्व करते हैं। इस बात को हम अगले वीडियो में और आगे बढ़ाएंगे।